इन दोस्तों, आज आप सभी के लिए बिहार का संपूर्ण भूगोल लाए हैं। इससे पहले आप सभी के लिए बिहार का इतिहास जो है संपूर्ण इतिहास यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास पर वीडियो बना चुके हैं, जो दृष्टि घटना चक्र पर आधारित है। दोस्तों, अगर जो साथी नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं जाकर प्ले स्टोर में। अभी फ़िलहाल हम पूरा बिहार, संपूर्ण बिहार का ये भूगोल स्टार्ट करते हैं। और जो महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें अधिकांश क्वेश्चन दिख जाएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा बिहार का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में जो चट्टान है, 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। वो प्रकार के चट्टानों को पहले हम देख लेते हैं। एक तो धरवार है, दूसरा विंध्ययन है, तीसरा टर्शियरी है और चौथा जो है ना क्वाटरनरी है। तो ये जो है, इसमें देखा जाए कि दो जो धरवार क्षेत्र है, धरवार क्षेत्र को देखते हैं, क्योंकि बिहार का सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है ये धरवार का ही है। तो धरवार का देख लेते हैं, इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है। तो धरवार जो क्रम के चट्टानें हैं, इसका निर्माण देखा जाए तो निर्माण है कैम्ब्रियन युग में। कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। और स्थिति देखा जाए कि धरवार जो चट्टान है बिहार के कौन कौन से जिला में पाया जाता है, तो यहाँ जमुई हो गया, जमुई नवादा हो गया, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर के पहाड़ी मुंगेर में ही है दोस्तों। उसके बाद बिहार शरीफ, राजगीर और गया, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना ये धरवार के क्रम की चट्टानें हैं। ऐसे देखा जाए तो गया, नवादा, जमुई और उधर जो है बांका साइड में, इस सब में ये अधिकांश जो झारखंड से लगे हुए साउथ का जो जिला है, ये धरवार क्रम की चट्टानें हैं। दो को केवल छोड़कर, जमुई, ये कैमूर और रोहतास को छोड़कर जो है उधर आपका धरवार का है। आगे देखें कि इसमें क्या महत्वपूर्ण जो है ना खनिज पदार्थ मिलता है। तो सिस्ट इसमें मिलता है, निस मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, क्वार्टजाइट मिलता है, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम और अभ्रक आदि निक्षेप पाए जाते हैं। इनमें अधिक मात्रा में ये सब पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों टर्शियरी, जैसे धरवार देखते हैं, क्रम से देखते हैं। धरवार हो जाएगा, उसके बाद आपका सबसे प्राचीन धरवार हो जाएगा, उसके बाद आपका विंध्ययन हो जाएगा। तो विंध्ययन को देखते हैं। विंध्ययन में है दोस्तों कि इसका स्थिति देखा जाए तो ये निचला विंध्ययन क्रम यानी कि सेमरी क्रम रोहतास जिला में स्थित है। रोहतास और कैमूर देखा जाए तो मेन रूप से है। ये हो गया जो निचला विंध्ययन क्रम जो है ये आपका रोहतास में है। और ऊपरी विंध्ययन क्रम जो है ना रोहतास और कैमूर दोनों में है। कैमूर में सोनघाटी के क्षेत्र पड़ता है। इसमें महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट्स। पाइराइट का जो है ना निक्षेपण देखा जाए बिहार में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ उत्पादन होता है, तो बिहार में होता है। और बिहार में देखा जाए तो आपका रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए विंध्ययन में, तो आपका यहाँ पे है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ना, और सारनाथ के स्तूप का प्रयुक्त पत्थर है ना, ये इसी विंध्ययन क्रम के पत्थर से ही ये शेरशाह सूरी का मकबरा बना है। और सारनाथ का जो स्तूप बना है ये सब इसी पर्वत से बना है। उसके बाद देखें दोस्तों कि आपका टर्शियरी आ गया। तो प्राचीन में आपका हो जाएगा धरवार, उसके बाद जो है ना विंध्ययन और टर्शियरी अब आता है। तो टर्शियरी देखा जाए तो इसका अवस्थिति देखें तो पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी और हिमालय की तराई क्षेत्र, ये टर्शियरी चट्टान यहाँ पाया जाता है। इसमें जो है ना कांग्लोमेरेट जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। और संभावित तेल भंडार यानी तेल का भंडार यानी पेट्रोलियम वगैरह का जो है यहाँ पे देखा गया है दोस्तों। रिसर्च वगैरह चला है तो ये सब पता चला है। तो ये हो गया आपका। तो बलुआ पत्थर आपका ये टर्शियरी वाला में हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण में भी। और बलुआ पत्थर हम लोग यहाँ भी पढ़े थे, कहाँ,
यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो है रोहतास कैमूर वाला क्षेत्र में और मुंगेर में भी है। अब देखते हैं हम लोग क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है। तो क्वाटरनरी का अवस्थिति न बिहार के मैदानी क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी वगैरह है वो क्वाटरनरी के अंतर्गत ही आता है। और इसमें बिहार का जो है ना जो मैदानी क्षेत्र में, ये बिहार का अधिकांश क्षेत्र में क्वाटरनरी चट्टानें ही मिलेगा। बाकी जो है कि आपका जो धरवार पड़े हैं वो साउथ में है, नॉर्थ में आपका जो है ना उत्तर पश्चिम में आपका ये जो टर्शियरी था वो है, और दक्षिण पश्चिम में आपका ये है ये विंध्याचल। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो कि दोस्तों क्वाटरनरी चट्टान जो है ना ये तेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा के सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ जो क्वाटरनरी क्षेत्र है ये है। तो तेतीस सागर के जो अवशेष है, जिस समय तेतीस सागर था उसमें से जो भी गाद वगैरह बचा हुआ था उससे जो अवशेष लाए जा रहे हैं अभी वर्तमान की नदी द्वारा, ये सब से की मात्रा अधिक होने के कारण क्या उपजाऊ मिट्टी हो जाता है और ये क्वाटरनरी कहलाता है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि बिहार की भू आकृति कैसी है। अब देखते हैं यहाँ से बिहार की भू आकृति और संरचना। देखिए दोस्तों, शिवालिक पर्वत जो पर्वत श्रेणी है इसी का भाग जो है ना सोमेश्वर है। सोमेश्वर जो है शिवालिक का ही हिस्सा है, एक तरह से शिवालिक का ही अंग है। देखा जाए कि विस्तार इसका देखें तो त्रिवेणी नहर से भिकना ठोड़ी दर्रे के मध्य में है। सोमेश्वर की पहाड़ी का जो विस्तार है त्रिवेणी नहर से भिकना ठोड़ी दर्रे के मध्य में है और बिहार की उत्तरोत्तम श्रेणी है। उत्तरोत्तम श्रेणी है, मैंने बिहार का सर्वोच्च श्रेणी हो गया। उसके बाद में इसका जो श्रेणी है सर्वोच्च श्रेणी जिसको फोर्ट सोमेश्वर बोलते हैं, इसका ऊंचाई जो है 880 मीटर है, जो पश्चिमी चंपारण में सर्वोच्च चोटी। इसका बाद प्रमुख धारे देखें तो बिहार का प्रमुख धारा देख लीजिए। बिहार और नेपाल के बीच में जो है ना रास्ता मार्ग को प्रशस्त करता है, तो ये भिकना ठोड़ी है। उसके बाद सोमेश्वर पहाड़ी है, सोमेश्वर दारा। उसके बाद मरवात दारा है। तो ये 3 दारा है जो भारत और नेपाल के बीच, यानी कि पश्चिमी चंपारण से लोग आते जाते हैं। ये एक तरह से दारा माने रास्ता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हरहा घाटी के बारे में देखें तो ये जलोढ़ मैदानी भाग होता है हरहा घाटी। इसका विस्तार जो है सोमेश्वर श्रेणी से रामनगर दून, तो ये हरहा घाटी का सोमेश्वर पहाड़ी से रामनगर दून है। आगे यहाँ देखते हैं दोस्तों रामनगर दून। अब रामनगर दून आता है, तो रामनगर दून को देखें तो इसका विस्तार जो है शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग इसका है विस्तार। और उसके बाद में अधिकतम ऊंचाई जो है इसका संतपुर के निकट है, ये 242 मीटर ऊंचाई है ये संतपुर के निकट। परीक्षा दृष्टि से देखें दोस्तों, तो परीक्षा दृष्टि से बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमि कहलाती है, तो टाल क्षेत्र कहलाता है। ये टाल वाले याद रखिएगा दक्षिण का। और उत्तर में जो है ना, उत्तर में चौर बोलते हैं। उसके बाद में इसका उदाहरण में देखा जाए कि टाल क्षेत्र का उदाहरण है तो मोर टाल है, बरहिया टाल है, मोकामा टाल है और सिंघौल टाल है, ये सब टाल है। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैदानी क्षेत्र देखते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र को देखते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित यानी कंटूर लाइन द्वारा निर्धारित किया गया है। एक तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, एक दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। गंगा को 2 भागों में बांटा गया है। गंगा द्वारा जो भाग को विभाजित किया है कंटूर लाइन में, तो एगो उत्तरी गंगा एगो दक्षिणी मैंने मैदानी, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। उसके बाद देखें तो कि यहाँ पे जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में जो डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो उत्तरी जो मैदान है इसका क्षेत्रफल जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर है
और प्रमुख जो नदियाँ हैं उत्तरी मैदान में, ये गंगा है, बागमती है, बूढ़ी गंडक गंडक और महानंदा नदी है। उसके बाद वर्गीकरण जो किया गया, भावर या तराई क्षेत्र में बांगर, खादर एवं चौर को ही मन बोलते हैं, तो ये वर्गीकृत किया गया है। इसका विस्तार देखें दोस्तों, तो उत्तरी गंगा का विस्तार है भागलपुर, भागलपुर हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। इसका दोआब क्षेत्र देखें उत्तर बिहार का, तो महानंदा और कोसी का दोआब क्षेत्र होता है, कोसी और गंडक का दोआब क्षेत्र होता है, गंडक और घघरा का दोआब क्षेत्र होता है। आगे है यहाँ पे अब दक्षिणी क्षेत्र आता है दोस्तों। दक्षिणी क्षेत्र को देखें तो ये दक्षिणी क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदी है पुनपुन, किऊल, गंगाई भी दिया हुआ है। सोन भी होना चाहिए इसमें, दक्षिण वाला में ये सोन नहीं दिया है। और भी कई सारी नदियाँ हैं। इसके बाद यहाँ देखिए इसका विस्तार देखिए दोस्तों, तो विस्तार है गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार है। उसके बाद में किसका, दक्षिणी मैदान का। उसके बाद में प्रमुख पहाड़ियाँ, तो गया में पहाड़ी है, राजगीर में है, खगड़िया खड़गपुर की पहाड़ी है, बराबर एवं गिरिथक की पहाड़ी है, तो ये सब पहाड़ियाँ हैं। इसको वर्गीकृत जो किया गया दोस्तों, यह है वर्गीकरण भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, याद रखिएगा 3 में वर्गीकृत किया गया। एक तो भोजपुर का मैदान है, मगध का मैदान है, अंग का मैदान है, इसमें इसको वर्गीकृत किया गया है, जो दक्षिण का आपका मैदानी भाग है। तो भोजपुर का मैदान हो गया, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उसके बाद यहाँ देखते हैं दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश, तो दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश, अब पठार वाला प्रदेश को देखते हैं। तो ये विंध्याचल पर्वत का भाग देखें, जिसको आपका कैमूर पठार कहते हैं। इसका औसत ऊंचाई जो होता है 300 मीटर से 450 मीटर। आगे है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका विस्तार देखें तो जबलपुर से रोहतास यानी बिहार, यानी मध्य प्रदेश से बिहार में इसका विस्तार है, यानी रोहतास तक विंध्याचल पर्वत का। इसका अन्य नाम जो है ना रोहतास पठार बोलते हैं, कैमूर पठार या दक्षिण का सीमांत पठार को आपका रोहतास पठार बोलते हैं, कैमूर पठार को। आगे दोस्तों खड़गपुर की पहाड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीपी से पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। इसमें है कि खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में इसका आकार पूछा जा सकता है कि खड़गपुर की पहाड़ी का आकार कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है। याद रखिएगा सबसे पुराना पर्वत में, जिसमें ये जो ना भाग है आपका धारवाड़ का भाग है, ये सबसे पुराना पहाड़ी है। उसके बाद देखा जाए कि कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है, तो कोडरमा पठार के उत्तर और पूर्व में स्थित है। ये ये आ गए हैं धारवाड़ क्रम के चट्टानें हैं। ये विस्तार इसका जमालपुर से जमुई तक इसका विस्तार है खड़गपुर पठार का पहाड़ी का। चलिए आगे देखते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र जो है ना मोकामा के किऊल हरोहर नदी घाटी है। किऊल हरोहर नदी घाटी याद रखिएगा, सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। उसके बाद है दोस्तों कि बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है, यानी कि मखाना जो है ना 90% बिहार से उत्पादित होता है। तो ये किस दिशा में मैंने भूमि दिया है, तो देखिए दोस्तों उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में होता है। यानी कि कहा है कि बिहार का अगर मैप हम बनाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए, तो यहाँ पे आपका दरभंगा है, यहाँ मधुबनी है। तो ये देखा जाए एक तरह से तो बिहार के उत्तर और पूर्व में ही पड़ता है। यहाँ से देखें ये बिहार को बांटते हैं, तो ये उत्तर पूर्व में पड़ जाता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में आपको मखाना सबसे ज़्यादा, यानी कि दरभंगा और मधुबनी यहाँ पे है, तो उत्तर पूर्व में पड़ जाता है। ये याद रखिएगा, ये ऑडिटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सके बीपीएससी में भी पूछेगा। बिहार का प्राचीनतम भूखंड है, तो दक्षिण का
सीमांत पठारी प्रदेश। दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश जो है सबसे प्राचीनतम भूखंड है, यानी कि जो दोस्तों वो था जो हम लोग धारवाड़ का पढ़े हैं, वही पठारी क्षेत्र में सबसे पुराना है। जो हम लोग यहाँ खड़गपुर का पढ़े हैं, ये खड़गपुर का पहाड़ी, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कि बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो बिहार का मृदा है, ये मृदा जो है कि बिहार के मैदान की मृदा, उत्तरी बिहार की मैदान की मृदा, इसको बांटा गया मृदा में। दक्षिणी पठारी मृदा, फिर दक्षिण बिहार के मैदानी मृदा। तीन बिहार के जो मृदा है इसको मैंने मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी बिहार के मैदानी मृदा, दक्षिणी बिहार के पठारी मृदा और दक्षिण बिहार के मैदानी मृदा में बांटा गया है। आगे देखिए इसमें क्या है। तो उत्तरी बिहार की मैदानी मृदा में क्या है, तो ये उप हिमालय पर्वतीय पादीय मृदा है। ठीक है, उत्तरी बिहार में उप हिमालय पर्वतपादीय मृदा है। ये पूछा गया बीपीएससी में क्वेश्चन है दोस्तों। ये अवस्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम बिहार में। उसके बाद में इसका रंग जो है गहरा भूरा और पीला टाइप का होता है। इसका विशेषता है कि जैविक पदार्थों की अधिकता होती है इसमें। उसके बाद धान, मक्का, जौ ये सब उत्पादित किया जाता है। इसका दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को कहते हैं, तो ये भावर कहते हैं, याद रखिएगा, भावर बोलते हैं। और बिहार में अब्रक मुल्क मिट्टी प्राप्त होता है, यानी कि अब्रक मुल्क मिट्टी जो है नवादा में प्राप्त होता है बिहार का, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तराई क्षेत्र आ गया। तराई क्षेत्र की मृदा, तो तराई क्षेत्र की मृदा की बात करते हैं। अवस्थिति इसका है उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण तक, यानी किशनगंज जो नेपाल से लगा हुआ बिहार का जिला है, 7 जिला में ये तराई क्षेत्र पाया जाता है, उसका मृदा पाया जाता है। इसका रंग जो होता है भूरा और हल्का पीला होता है। विशेषता है कि अम्लीय प्राकृतिक फास्फोरस एवं पोटास की कमी, जैव पदार्थों की अधिकता, जैव पदार्थ अधिक होता है, पोटास और फास्फोरस की कमी होती है इसमें। इसमें जो फसल होता है दोस्तों, ये धान, पटसन, जौ, सरसों, गेहूँ ये सब उपजाया जाता है। उसके बाद में पुरानी जलोढ़ मृदा, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है जिसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। इसका स्थिति देखे जाए कि कहाँ है ये, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक ये पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा। इसका रंग जो होता है गाढ़ा भूरा हल्का काला होता है। इसकी विशेषता देखें तो चूना पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। आगे है दोस्तों कि प्रमुख फसल है गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ और जूट होता है, जो हम लोग अभी देखें पुरानी जलोढ़ मृदा में। अब नवीन जलोढ़ मृदा देखते हैं जिसको खादर बोलते हैं। देखिए खादर बोलते हैं, तो इसका स्थिति है कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया। देखिए कोसी क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पूर्णिया और सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग तक जो है ना, ये खादर मृदा पाया जाता है। यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी आपका कहाँ है, तो कोसी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से पश्चिम चंपारण, माने चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। इसका रंग जो है कि गहरा भूरा काला टाइप का होता है। विशेषता इसमें देखें दोस्तों तो चाक यानी कलई की अधिकता होती है और नमी धारण करने की क्षमता होती है। उर्वरकता भी होता है इसमें, माने फसल उपजाया जाता है जो धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का और दलहन उगाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो बलसुंदरी मृदा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब मृदा, क्योंकि मृदा से पूछ देगा बीपीएससी में, या जो टीचर वाले तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी जो भी है, तो दिक्कत हो जाएगा। अब जो है ना टॉप एग्जाम कर रहा है तो इस सब पर ध्यान दीजिए।
बलसुंदरी मृदा कहाँ पाया जाता था ये? बांगड़ की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण और सारण। ये याद रखिएगा, ये 6 जो जिला है वहाँ पे बलसुंदरी मृदा पाया जाता है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण में पाया जाता है। इसका रंग होता है गहरा भूरा और सफ़ेद होता है। आगे है दोस्तों कि इसकी विशेषता देखा जाए तो इसमें चूना की अधिकतम मात्रा होती है, क्षारीय प्राकृतिक होता है इसका, और ये कम उर्वरक होता है, इसमें उर्वरता कम होती है। फसल जो उगाया जाता है धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला, ये सब उगाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, तो दक्षिण बिहार के जो मैदानी मृदा है उसको देखते हैं, जिसमें किगाली मृदा। किगाली मृदा क्या है? तो इसकी अवस्थिति है दोस्तों गंगा के दक्षिणी एवं सोन, किउल, फल्गु नदियों के किनारे जो है ना आपका किगाली मृदा पाया जाता है। कहाँ कहाँ? गंगा के दक्षिण, सोन, किउल, फल्गु नदियों के किनारे पाया जाता है। भूरा रंग होता है इसका। इसमें विशेषता चूने की अधिकता होती है, इसीलिए जो ना सोन नदी जो है वहाँ पर रोहतास के पास वहाँ चूना अधिक होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, फसल जो है जैसे सरसों होता है, जौ, दाल, मक्का और विभिन्न सब्जियां भी उगाई जाती है कगाड़ी क्षेत्र में। कगाड़ी याद रखें, कगाड़ी क्षेत्र मृदा। आगे है टाल मृदा क्या है? तो ये टाल मृदा जो पाया जाता है दोस्तों बक्सर, मुंगेर, पटना, भागलपुर जिला में टाल मृदा पाया जाता है। इसका धूसर रंग का कलर होता है। आगे है दोस्तों इसका विशेषता देखें तो ये जलमग्न क्षेत्र में होता है। दोमट और चिक्का मृदा की प्रधानता होती है। मोटे कण वाली मृदा होती है और प्रमुख फसलें रबी फसल और दलहन इसमें उगाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे करेल या केरल और केवाल मृदा। ये है दोस्तों अम्लीय आकार का ये होता है। केरल और केवाल देखते हैं तो ये दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिणी मैदानी में हम लोग पढ़े हैं। तो ये बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद जिला में ये करेल और केवाल मृदा पाया जाता है। इसका पीला रंग जो है पीला और गहरा भूरा होता है। विशेषता इसका देखा जाए दोस्तों तो विशेषता इसका देखें तो सिल्ट, बलुआ, क्ले, बालू एवं क्ले का मिश्रण होता है। करेल मृदा क्षारीय, केवल मृदा अम्लीय। अच्छा, केवाल मृदा जो होता है ना अम्लीय होता है, याद रखिए केवाल मृदा कैसा होता है? अम्लीय होता है। और करेल है दो गो एकले है तो ये क्षारीय हो जाएगा, और केवाल वाला अम्लीय हो जाएगा, क्षारीय ये सब है। तो जल ग्रहण क्षमता इसमें होता है। आपका जो करेल और केवाल है इसमें ग्रहण मैंने जल ग्रहण करता है, और उर्वरक ये है मैंने इसमें उर्वरता पाया जाता है, जिसमें गेहूँ, धान, बाजरा और अरहर भी आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब बलथर मृदा है। बलथर मृदा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इसका स्थिति गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य का संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्र जो है ये बलथर मृदा कहलाता है। इसका रंग जो है ना पीलापन के लिए हुए लाल रंग है। अच्छा, विशेषता इसका अम्लीय प्राकृतिक और कम उर्वरक, ये इसमें कम उर्वरता होता है। फसल जो है ना अपना इसका आलू, ज्वार, बाजरा और अरहर पाया जाता है। अब परीक्षा दृष्टि से देखते हैं तो बिहार में पिंडमोट स्मैप मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में पिंडमोट स्वैम्प मिट्टी जो है ये पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। ये 64वीं या 66 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी मृदा है? तो ये नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे है कि दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। तो दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा जो है ना लाल बलुई मृदा होता है।
इसका अवस्थिति देखें तो रोहतास और कैमूर जो जिला है ये दोनों में पाया जाता है, जो आपका विंध्याचल श्रेणी का है। उसके बाद में इसका कलर पीला और लाल दोनों होता है। विशेषता है कि बालू की अधिकता, ह्यूमस की मात्रा और कम उर्वरता, ये सब विशेषता है इसका। इसमें फसल देखें तो आपका बाजरा उगाया जाता है, मक्का और ज्वार। उसके बाद है लाल पीली मृदा। अब लाल पीली मृदा को देखें दोस्तों तो ये अवस्थिति इसका है दक्षिण पूर्व बिहार, इसमें बांका आता है, जमुई आता है, नवादा आता है, गया, मुंगेर और औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र जो है यहाँ पे ये लाल पीली मृदा पाया जाता है। तो लाल पीली मृदा कहाँ कहाँ है आपका? बांका याद रखिएगा, जमुई याद रखिएगा, नवादा, गया, मुंगेर और औरंगाबाद जो पठारी क्षेत्र है इसमें लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। आगे देखा जाए इसका कलर लाल होता है। विशेषता इसमें यही है दोस्तों कि लौह तत्वों की अधिकता होता है और कम उर्वरक होता है इसमें। आगे है कि प्रमुख फसल दलहन और मोटे अनाज इसमें पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों, अब परीक्षा दृष्टि से क्वेश्चन आ गया इसमें, जो उधर हम लोग पढ़े थे खादर वगैरह। ये देखिए इसमें है कि बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है। तो किस दिशा में होती है? तो दोस्तों बिहार का मैप देखिए पहले, ये है बिहार का मैप हो गया। यहाँ किशनगंज है और किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो बिहार कौन दिशा में हो जाएगा? ये यहाँ से देखिए तो बिहार को बांटते हैं तो उत्तर और पूर्व दिशा में, तो उत्तर और पूर्व दिशा में हो गया किशनगंज। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में जूट होता है, पूर्णिया में हो या अररिया में हो या किशनगंज में, तो अधिक मात्रा में होता है, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि बिहार के लगभग 90% क्षेत्र पर विस्तृत मृदा जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना जलोढ़ मृदा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, जिसमें हम लोग क्वाटरनरी पढ़े ही हैं। जो चट्टान है क्वाटरनरी, बिहार के सभी अधिकांश जलोढ़ मिट्टी वही है जो 90% हिस्सा में पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि धान जूट हेतु उपयुक्त मृदा है, तो खादर है। खादर जो है ना ये धान और जूट के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बिहार का दाल का कटोरा कहा जाता है। बिहार का दाल का कटोरा किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो ये मोकामा टाल को बोलते हैं। ये मोकामा टाल जो है दोस्तों विश्व का माने कि सबसे बड़ा टाल है ये मोकामा टाल। आगे है दोस्तों प्रमुख तथ्य देखा जाए तो पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ? तो 45.85% याद रखिएगा। अब बिहार का जो क्षेत्रफल कितना है जो झारखंड से अलग हुआ तो उस समय, तो कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 51.15%, 15। उसके बाद दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो मुंगेर जिला में है। बिहार का अधिकांश भाग अवक्षान्दित है तो कछारी मृदा और या दोमट मिट्टी से, कछारी या दोमट बोलिए या जलोढ़ बोलिए, ये है इसी को बोलते हैं जलोढ़ या कछारी या दोमट। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है तो भौरंग घाटी से होती है। ये होती नहीं है, पहले होती थी जिसे में झारखंड और बिहार एक साथ होता था तब, तो ये अब दामोदर बिहार में नहीं बहती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये बिहार की नदियाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार की नदियाँ से हर बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है उस सब में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो बिहार में प्रवेश जो है चौसा में करती है यानी बक्सर जिला में, और मध्य बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित करती है, यानी पश्चिम दिशा से पूरब की ओर प्रवाहित करती है। इसकी कुल लंबाई जो है ना 445 है, कहीं कहीं 425 भी देता है, तो 445 किलोमीटर याद रखेगा। बिहार में प्रवाह क्षेत्र इसका 15,165 वर्ग किलोमीटर, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में है कि ये क्या है इधर, हाँ ये देख लेते हैं, उसके बाद उधर चलते हैं। देखिए यहाँ बिहार में जो है ना गंगा नदी के किनारे स्थित जिले हैं। तो बिहार में जो गंगा नदी बहती है तो ये 12 को जिला से होकर बहती है। भोजपुर हो गया, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय
मुंगेर, ये सब याद रखिएगा। सर्वाधिक जो है ना लगभग 99 किलोमीटर जो है ना, याद रखिएगा 99 किलोमीटर पटना से ये गुजरती है। सबसे लंबाई में कहा जाए कि पटना से ये सबसे लंबी दूरी तय करती है। पटना का सीमा सबसे ज़्यादा माने कि तट लगता है गंगा नदी से। और दूसरा नंबर पर भागलपुर का सबसे ज़्यादा लगता है, लगभग 97 किलोमीटर। और सबसे कम जो होगा लखीसराय से, लखीसराय से बहुत कम लगता है, यानी सभी 12 जिला में सबसे कम लखीसराय से लगता है। तो सबसे ज़्यादा पटना, सबसे कम लखीसराय। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं यहाँ बिहार का जो और भी क्वेश्चन है। देखिए गंगा नदी में उत्तर दिशा से की सहायक नदी, गंगा में जो उत्तर दिशा से गंगा में मिलती है उस सहायक नदी जो है, एक तो घंघरा हो गया, फिर गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा और बागमती जो नदी है जो गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है। उसके बाद दक्षिण दिशा से जो मिलती है नदियाँ, एक तो हो जाएगा आपका सोन नदी हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, कर्मरांसा हो जाएगा, क्यूल हो जाएगा, फाल्गु हो जाएगा और हरोहर नदी हो जाएगा। ये सब नदी जो है ना गंगा से दक्षिण से मिलती है। इसके अलावा तो चंदन नदी है, बद्दुआ है, ये सब नदी है, अजय नदी है, ये सब है। देखिए दोस्तों अब देखते हैं कि उत्तरी बिहार की नदियाँ। अब उत्तरी बिहार की कौन कौन नदियाँ हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तरी बिहार की नदी देखें तो देखिए यहाँ पर ये होगा गंडक, गंडक नदी है। अब ये उत्तर बिहार की नदी है। बिहार में प्रवेश जो है ना वाल्मीकि नगर में करती है, यानी कि पश्चिमी चंपारण में। इसका लंबाई कुल 250 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम जो है गंडक का क्या क्या नाम है देख लीजिए। तो काला गंडक बोलते हैं इसको, काली गंडक, सादा नीरा, वो सादा नीरा पड़े होंगे, वो गंडक का ही नाम है। उसके बाद में नारायणी बोलते हैं, और शालिग्राम जो है ना इसी को बोलते हैं, गंडक को ही शालिग्राम बोलते हैं। तो इस नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिम और पूर्वी दोनों चंपारण में बहती है ये, सारण में, गोपालगंज में, सिवान में। इसके अलावा जो है ना इसका क्षेत्र है आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ये इसका गंडक का क्षेत्र है। उसके बाद है कि गंगा नदी में जो है ये हाजीपुर में आके मिल जाती है। विशेषता देखिए इसका, तो विशेष उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है ये गंडक नदी। आगे है दोस्तों गंडक, हालांकि मुजफ्फरपुर से नहीं गुजरती है, लेकिन इसमें दे रहा है ऐसे बूढ़ी गंडक है, ये मुजफ्फरपुर से गुजरती है। आगे है दोस्तों कि ये घाघरा है, सरयू नदी है। इसको सरयू नदी जो है ना अयोध्या इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको उत्तर प्रदेश में सरयू बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार में एंट्री होना शुरू होता है उस समय ये सरयू कहलाने लगती है। बिहार में प्रवेश जो होता है ये सारण, ये सारण में नहीं सिवान जिला में इसका प्रवेश होता है आपका घाघरा का। सिवान याद रखिएगा, सिवान, सिवान जिला में जहाँ पे राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ। अच्छा ये बिहार में इसका लंबाई जो है 83 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग देखा जाए तो ये सिवान और सारण दो जिला में बहती है। इस गंगा में जो मिलती है रेविलगंज जो सारण है वहाँ पे गंगा में मिल जाती है। विशेषता है प्राय मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमा का निर्धारण नहीं भी करती है। इसकी सहायक नदी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घाघरा का सहायक नदी है राप्ती और महाकालिनी नदी है, महाकाली नदी। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, तो बूढ़ी गंडक से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक का उद्गम है आपका चौतरवा, चौतरवा बिशंभरपुर जो है पश्चिमी चंपारण में, यहाँ से निकलती है। याद रखिएगा बिहार की नदियाँ हैं, बिहार में ही इसका उद्गम होता है। उसके बाद इसको लंबाई देखा जाए तो 320 किलोमीटर इसका लंबाई है बूढ़ी गंडक का। इसकी सहायक नदी जो है ध्यान दीजिएगा, मसान है, बालोन है, पंडई है, रिक्सा है, तिलवे है, त्यूर है, धनौती है, कोहरा है और दंदा है। तो ये सब याद रखिएगा, कभी कभी जो है इसका सहायक नदी भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान देंगे। इसका संगम जो है ना खगड़िया में ये मिलती है और गंगा नदी में खगड़िया के पास में मिलती है। विशेषता इसका है दोस्तों कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी में जो है ना आपका यही है, याद रखिएगा। बागमती सबसे लंबी है, लेकिन ये उस डायरेक्ट बागमती में नहीं, वो कोसी में मिलने के बाद
ये तब गंगा में मिलती है, लेकिन ये डायरेक्ट गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे इसका ऊंचाई है। उत्तरी उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है। उत्तर बिहार में बहने वाली सबसे तेज गति का नदी है ये। उसके बाद में बागमती है। बागमती को देखते हैं, तो बागमती जो है ना, इसका उद्गम स्थल शिवपुरी नेपाल में होता है, और बिहार में प्रवेश शेरावती ग्राम जो ढेंग है सीतामढ़ी में, वहाँ से होता है। इसका बागमती का शेरावती ग्राम से एंट्री होता है बिहार में। उसके बाद में इसका जो संगम है कोसी नदी में, देखिए ये बदला घाट जो है वहीं पे कोसी में मिल जाती है बागमती। इसका लंबाई देखा जाए तो देख लीजिए, ये सबसे लंबी गंगा के बाद में सबसे लंबी नदी जो बिहार का आपका है बागमती है, 394 किलोमीटर। उसके बाद इसकी सहायक नदी है लाल बैकिया, छोटी बागमती, सिपरी और मनोहरा और कोला। ये सब नदी है जो सहायक नदी है, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सहायक नदी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे हम बताते हैं कहाँ पूछा गया है। आगे दोस्तों ये कोसी नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है बिहार में बिहार का शोक बोलते हैं। कौशिकी जो है या ऋग्वेद, इसको ऋग्वेद में कौशिकी बोला गया है। सप्तकोशी नेपाल में बोला जाता है, इसको सप्तकोशी नेपाल में बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि बिहार में प्रवेश होता है भीमनगर जो है ना, भीमनगर से होता है सुपौल जिला में। इसका बिहार में प्रवेश होता है भीमनगर से सुपौल जिला में। आगे है दोस्तों कि गंगा में कटिहार कुर्सेला नामक स्थान पर कटिहार में मिल जाती है। सहायक नदी है बागमती, अरुण, तामूर, सुनकोसी, कमला बलान। उसके बाद में दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, लिखू खोला, ये सब नदी जो है ना इसका सहायक नदी है। आप ध्यान दीजिएगा, जो है कोसी का सहायक नदी ये सब हो गया। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, याद सॉरी 260 किलोमीटर है आपका कोसी की लंबाई। उसके बाद हम कमला पर आते हैं। कमला के बारे में बहुत विशेषता है दोस्तों, देखिएगा। इसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। बिहार में प्रवेश जो है ना जयनगर से, मधुबनी में जयनगर है वहीं से ये होता है बिहार में प्रवेश। इसके अलावा जो है ना इसका जो संगम होता है बागमती नदी में होता है। कमला का बागमती नदी में मिलती है, और बदला घाट में खगड़िया मिलती है। यानी कि आपको सबसे पहले कोसी जो है ना बागमती में मिलती है, उसी के थोड़ा दूर बाद जाके बागमती जो है ना आपका ये कोसी में मिल जाती है, याद रखिएगा। कमला जो है, कमला बदला घाट के पास बागमती में मिलती है, और बागमती थोड़ा दूर आगे जाके कोसी में मिलती है। तो इसका जो कमला है इसका लंबाई जो हो जाएगा 120 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी देखा जाए कमला का तो सोनी है, ढौरी है, बलान है, उसके बाद त्रिशूला है, मैनावती है। तो ये सब सहायक नदी है, देख लीजिएगा आप। इसकी विशेषता देखा जाए तो ये ना मिथिलांचल की पवित्र नदी है, याद रखिएगा। मिथिलांचल की पवित्र नदी का मतलब ये है दोस्तों कि ये मधुबनी, दरभंगा वगैरह क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में माने खुशहाली लाती है, एक तरह से कहा जाए, पानी वगैरह लाती है, जिससे इसको ये पवित्र नदी बोला जाता है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं महानंदा नदी। ये बिहार के सबसे पश्चिम का नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका उद्गम स्थल जो है महाहल्दीराम पहाड़ी जो दार्जिलिंग में है, इसी को महादेव की पहाड़ी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। वहाँ से ये महानंदा नदी निकलती है। ये बिहार में प्रवेश करती है आपका किशनगंज में, याद रखिएगा। किशनगंज सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ये चाय के उत्पादन भी सबसे अधिक मात्रा में किशनगंज करता है। यह संगम जो होता है गंगा नदी में, ये गोडागाड़ी घाट जो बांग्लादेश में, वहीं पे इसका माने संगम होता है। सहायक नदियाँ देखा जाता है मेची, बालासोन, कनकाई, नागर और टेंग टेंगान है। तो ये याद रखिएगा। कोसी मेची जो परियोजना है आपका, ये मेची नदी जो है आपका इसी के सहायक, याद रखिएगा। किसका था? महानदी का सहायक नदी है ये, महानंदा का सहायक नदी है मेची। और कोसी मेची परियोजना बनाया जा रहा है अभी, पहला बिहार का परियोजना है कोसी मेची परियोजना, नदी जोड़ परियोजना में। तो 360 किलोमीटर की इसका कुल लंबाई है, याद रखिएगा। बिहार में बहुत कम बहती है, इसका कुल लंबाई दिया है जो आपका दार्जिलिंग से निकल के वो बांग्लादेश से मिलती है, वहाँ तक की लंबाई है। आगे है दोस्तों कि बिहार के दक्षिणी बिहार की नदियाँ। अब सोन नदी के बारे में देखते हैं। दक्षिण बिहार में सोन नदी है। सोन नदी है दोस्तों, ये देखा जाए
तो बिहार में प्रवेश रोहतास जिला से होती है ये। बिहार के में इसका लंबाई 202 है, सोन का 202। और ये गंगा में जो है ना पटना मनेर के पास, ऐसे हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं इसके बारे में, तो ये दानापुर में गंगा नदी में मिलती है, इसमें मनेर दे रहा है। उसके बाद सहायक नदियाँ हैं, तो सहायक नदी जो है गोपद है, रिहंद है, रिहंद बांध परियोजना भी बना है, ध्यान दीजिएगा। बनास है, कनहर है और उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल वाला जो है 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन इससे पूछा गया था। उत्तरी कोयल पर एक डैम वगैरह बना था, जो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आए थे। देखिए उसके बाद पुनपुन देखते हैं दोस्तों। पुनपुन है सुन के बाद। इसकी सहायक नदी कौन है? अच्छा, चलिए सोन नदी हो गया। सोन नदी इसका देखा जाए तो ये बिहार में जो प्रवेश है दोस्तों, पुनपुन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऐसे जो सोन नदी है बिहार में रोहतास से प्रवेश करती है। रोहतास के बाद जो है आपका औरंगाबाद से सीमा साझा होता है। फिर उसके बाद आपका उधर बक्सर के साथ सीमा साझा करता है, इधर अरवल के साथ, फिर पटना, और फिर उधर ये भोजपुर के साथ, इस सब के साथ सीमा साझा करता है। ये 5 जिलों के साथ लगता है ये सोन नदी। पुनपुन को देखें तो पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है ना पलामू क्षेत्र जो है झारखंड में, वहाँ से होता है। प्रवेश ये गया जिला में करती है। ठीक है, गया जिला में करती है। इसका प्रवाह देखा जाए तो ये सब जो है ना, इस पर हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। जो प्रवाह दिया है गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और पटना, तो इसका प्रवाह पर हमको थोड़ा डाउट है। ये इस टाइप से नहीं बहती है। पटना में तो जाती है लेकिन इतना विस्तार क्षेत्र नहीं रहता इसका। संगम है फतुआ के पास, गंगा नदी में ये मिल जाती है। सहायक नदियाँ देखें तो मादर है, बिलोर है, मोरहर है, दरगाह है, राम रेखा बुतावे है, बुतावे, राम रेखा बुतावे। आगे है दोस्तों, आगे यहाँ पे नदी के देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी फाल्गु नदी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था आपका 68वीं बीपीएससी में। देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे अगर कोई पढ़ रहे होंगे, देखिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि लीलार्जन यानी कि निरंजना और मोहन नदी के संगम से कौन नदी बना है? तो ये होगा फाल्गु नदी है। ये दोनों लीलार्जन और मोहन नदी के संगम से बना है आपका फाल्गु नदी। याद रखिएगा, ये बिहार में बोधगया जो है यही नदी के किनारे है। अभी रबर डैम भी बना है जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। पुनपुन नदी ताल क्षेत्र जो है पुनपुन नदी मुहाना देखा जाए तो ये पुनपुन नदी में मिल जाती है ताल क्षेत्र में, और आगे जाके पुनपुन जो है ना मोकामा में आपका गंगा में मिल जाती है। इसका सहायक नदी देखें तो धोधर है, खूरी है, लोकायन है और धनराजी है, धनराजी। विशेषता है कि इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान गया में किया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण बात था। उसके बाद अजय नदियाँ हैं। देखिए दोस्तों ये अजय नदियाँ है, इसका जो उद्गम है, उद्गम देखा जाए तो आपका बटपाड़ जमुई जिला में है। बटपाड़ वहाँ से उद्गम होता है। यह बिहार की नदी है, याद रखिएगा। एक तो बूढ़ी गंडक था, एक दूसरा अजय नदियाँ हैं। इसके बाद एक कर्मनाशा भी है जो बिहार से निकलती है। ये दोस्तों संगम नदी जो है ना, ये संगम मिलती है आपका अजय नदी भागीरथी बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है भागीरथी नदी में। इसका जो प्रवाह है जमुई और मुंगेर में है। उसके बाद में है आपका सकरी नदी है। देख लीजिए सकरी नदी, जिससे क्वेश्चन बनेगा। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है सकरी नदी। बिहार में प्रवेश गोविंदपुर के निकट नवादा में होता है सकरी का। और बिहार में जो प्रवाह है इसका नवादा, पटना, गया, मुंगेर जिला में है। संगम देखा जाए तो गंगा नदी में क्यूल तथा मोहर मोरहर के साथ होता है इसका संगम माने मिलन। आगे दोस्तों ये नदी जो था ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कर्मनाशा नदी आ गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, यानी कि अजय नदी, कर्मनाशा और बूढ़ी गंडक, ये 3 नदी जो है बिहार की नदियाँ हैं। कर्मनाशा नदी के बारे में देखा जाए तो ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी में जो है चौसा के पास मिलती है बक्सर जिला में। आगे इसका विशेषता देखें तो इसको अशुभ नदी बोलते हैं, अशुभ नदी।
अपवित्र नदी मानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण यही नदी करती है। उसके बाद में ये नदी है, देखिए दोस्तों, इस नदी को देखें जिसका नाम आपका चानन है, चानन नदी है। ये चानन नदी, इसको अन्य नाम जो है ना पंचानन बोलते हैं। ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है और प्रमुख धाराएं जो है इसका तिलैया है, पेमार है, धरांजे है और महाने हैं। ये सब नदी इसका धाराएं हैं चानन का यानी कि पंचानन का। आपस में संगम, ये गिरियक की जो पहाड़ी है वहीं पे नालंदा जिला में ये मिल जाती है। आगे है दोस्तों, अब है क्यूल नदी। क्यूल नदी के बारे में देखते हैं। देखिए क्यूल नदी, ये क्यूल नदी है और इसका जो है उद्गम स्थल गिरिडीह जो है ना झारखंड में, वहाँ से होता है क्यूल नदी का उद्गम स्थल। इसकी सहायक नदी है बरनर है, हरोहर है और अंजन है। अंजन नदी जो है ना आपका क्यूल का सहायक नदी है। उसके बाद बिहार में प्रवेश जो है ना सतपहाड़ी जो है जमुई में, वहाँ से होता है। बिहार में जो प्रवेश है क्यूल का सतपहाड़ी जो है जमुई में, वहाँ से होता है। उसके बाद में ये संगम जो होता है गंगा नदी में मिलती है लखीसराय में। सूरजगढ़ जो है लखीसराय में, वहीं पे गंगा में मिल जाती है क्यूल नदी। आगे है दोस्तों, अब कुछ परीक्षा दृष्टि से है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीपीएससी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए कौन कौन सा टाइप का है। क्वेश्चन है कि सिकराना नदी को जाना जाता है। जो सिकराना या शिकारी नदी बोलते हैं, ये बूढ़ी गंडक नदी को बोलते हैं। उसके बाद में डेहरी बांध स्थित है, ये सोन नदी पर है। आनसोन डेहरी सोन नदी पर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन है? तो ये नेपाल की सबसे पवित्र नदी है बागमती नदी, याद रखिएगा। 394 किलोमीटर इसका लंबाई है, यानी गंगा के बाद सबसे लंबी नदी बिहार की यही बागमती है। और मेची सहायक नदी है, तो ये महानंदा की VVI है इस बार के लिए, क्योंकि इस पर मेची कोसी मेची परियोजना बन रहा है। पहला नदी जो परियोजना है बिहार का जो कोसी मेची है, और ये महानंदा का सहायक नदी है। आगे है दोस्तों कि देवहा और गोगरा अन्य नाम है। तो किस नदी का देवहा और गोगरा नाम है? तो ये घंघर नदी का है। उसके बाद है दोस्तों कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो ये बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक की लंबाई हम लोग देखे थे 320 था इसका लंबाई। जो बूढ़ी गंडक जो है ना सबसे लंबी नदी है। उसके बाद लखनदेई और करनाली नदी नाम से जानी जाती है, जो है ना लखनदेई और करनाली नदी नाम से जाने वाली नदी है। तो किस नाम से जानी जाती है? घाघरा नाम से जानी जाती है लखनदेई और करनाली नदी। अब्दुल बारी पुल जो बन रहा है ये सोन नदी पर बन रहा है, अब्दुल बारी पुल, याद रखिएगा। उसके बाद है कि सोन नदी क्या अन्य नाम है? सोन नदी का हिरण्यवाह नदी है और सोनभद्र नदी, ये सब बोलते हैं सोन नदी को। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अब क्या है कि बिहार के जलप्रपात और उष्ण कुंड एवं झील। देखिएगा, इसको मैप से भी हम लोग देखेंगे कहाँ क्या है। क्या है कि जल से संबंधित जो है जलप्रपात से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे काकोलत जलप्रपात है, ये देख लीजिए, काकोलत जलप्रपात है। ये नवादा जिला में है, याद रखिएगा। काकोलत पहाड़ी नवादा जिला में है और इसका ऊंचाई जो है ना 150 है। इसका ये ऊंचाई है लगभग 150 फीट का है। और ये प्रपात की ऊंचाई माने कि मुख्य ऊंचाई जो है ना इसका 80 फीट है। मुख्य ऊंचाई, सीधे ऊंचाई है 150। इसका विशेषता यह है कि कोडरमा के पहाड़ से उगतम 7 धाराओं के मिलने से निर्माण होता है, यानी कि उगमित जो 7 धाराओं से निर्माण होता है इसका आपका काकोलत का, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पे धुआंधार। तो धुआंधार के बारे में देखें, ये धुआंधार कुंड और मंझर कुंड है। तो ये कहाँ पे है धुआंधार कुंड और मंझर कुंड? तो ये अवस्थिति है ताराचंडी पहाड़ी जो है रोहतास में, वहाँ पे है। और नदी जो है धोवा या काव नदी जो है वहाँ से ये जलप्रपात निकलता है। और सिखों जो है सिखों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखिएगा, सिख धर्म के लिए। ये तो धुआंधार और ये मंझर जो है ना ये आपका धोवा और काव नदी जो है उस पर है। आगे
करकटगढ़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, करकटगढ़ वाला पिछला बार आपका पूछा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये करकटगढ़ जो कैमूर जिला में है और इसका ऊंचाई 100 फीट है और कैमूर वन अभयारण्य भाग इसका ही है। इसका ही भाग कैमूर अभयारण्य भाग है करकटगढ़ का। आगे है अन्य जलप्रपात। अन्य जलप्रपात में देखें दोस्तों तो अन्य जलप्रपात में आपका तेलहर, ये तेलहर कुंड वाला पूछा था कि कहाँ स्थित है, तो तेलहर जल कुंड जलप्रपात है ना जो कैमूर में है। पिछला बार देख लीजिए, आपको 67वीं बीपीएससी में मिल जाएगा। दुर्गावती नदी पर स्थित है ये तेलहर जलकुंड। जियार खंड पर जलप्रपात कहाँ है, तो ये फुलवरिया नदी जो है ना भोजपुर में, यहीं पे है जियार खंड जलप्रपात। आगे है दोस्तों कि ओखारीन कुंड। ओखारीन कुंड जो है ये गोपथ नदी में रोहतास में ही है। गोपथ नदी एक रोहतास में बहती है, वहीं पे ओखारीन कुंड है। देवदारी जलप्रपात जो है ये कर्मनाशा नदी पर है, ये रोहतास में है देवदारी जलप्रपात। आगे है ये एक है खुआरी दाह जो है ना, ये नदी है असाने रोहतास जिला में एक खुआरी दाह है। उसके अंदर राकीम कुंड गया घाट जो है रोहतास में, वहाँ पे राकीम कुंड है। उसके बाद सुवारा जो है ये पूर्वी सुवरा नदी पर है, रोहतास जिला में ही है सुवरा। ये सब जलप्रपात है। उसके बाद में बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड, यानी कि सबसे गर्म जलकुंड है ये कहाँ क्या है, देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के जो उष्ण माने गर्म जलकुंड है। तो राजगीर के नालंदा में जो ब्रह्म कुंड है, ये सबसे गर्म कुंड है। आप जाएंगे नहाने, वहाँ पे बहुत ये माने कि बर्दाश्त भी नहीं होगा, इतना तप्त इसका पानी होता है। ये देखा जाए, हम नहाए हुए हैं उसमें इसलिए बोल रहे हैं। देखिए यहाँ चारों धारा है, जैसे अभी इसमें जो धारा बनाया गया है ये ब्रह्म कुंड का, सेम वैसे ही धारा आपको वहाँ मिलेगा। पहले हो जाएगा सूर्य कुंड, नाना कुंड, गोमुख कुंड, फिर मखदूम कुंड। तो ये सब इससे में से ही मिल जाएगा वहाँ पर भी धारा, और उसमें से पानी निकलते रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों मुंगेर में जो है, तो मुंगेर का जो लक्ष्मण कुंड है ये सबसे गर्म कुंड है, याद रखिएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा बिहार में तो ब्रह्म कुंड हो जाएगा, ब्रह्म कुंड के बाद मुंगेर में आपका लक्ष्मण कुंड हो जाएगा, जो मुंगेर का सबसे गर्म कुंड है। उसके बाद में लक्ष्मेश्वर कुंड, जनम कुंड, सीता कुंड, सोमेश्वर कुंड, ये सब मुंगेर में है। इसके बाद में पंचतर कुंड, भीम बांध और ऋषि कुंड, ये भी आपका मुंगेर में ही है। उसके बाद में गया में देखें, तो गया में दोस्तों ये अग्निकुंड है। गया में जो है अग्निकुंड, याद रखिएगा, ये गया में अवस्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार की प्रमुख झील। ये तो ये हो गया, इधर क्या है, हाँ अब झील देख लेते हैं हम लोग। हाँ ये बिहार का झील है। पिछला बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार की प्रमुख झील में कांवर झील जो है ना बेगूसराय में। बेगूसराय की जगह याद रखिएगा, क्योंकि अब आजकल जगह भी पूछा जा रहा है। तो मंझौल गांव जो है बेगूसराय में, वहाँ पे है। क्योंकि पिछला बार जो है ना ये तैरता हुआ विद्युत घर जो है दरभंगा में पूछा था, जो किरातपुर में है। तो ये इस टाइप से याद रखिएगा कि ये मंझौल गांव जो है ना, यहीं पे कांवर ताल झील है या कांवर झील है। ये जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सा है, तो ये कांवर ताल झील ही है। सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर ताल झील है। आगे है दोस्तों बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित है, यानी कि जो ये कांवर ताल झील है इसमें पानी कहाँ से आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा बूढ़ी गंडक से पानी आता है इसमें। बूढ़ी गंडक से याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जल निम्नमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध है, और हाइड्रा, वेल्सनेरिया और लेपल और रॉल्स आदि सब इसमें पाया जाता है। उसके बाद साइबेरिया पक्षी का प्रवाह भी यहाँ होता है। साइबेरिया पक्षी जो है ना यहाँ अपना घूमने आश्रय लेने आती है, और ये रामसर स्थल है, याद रखिएगा। ये इसको रामसर स्थल जो है ना 2020 में घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा 2020 में इसको घोषित किया गया है रामसर स्थल। आगे देखते हैं दोस्तों कुशेश्वर जो झील है, कुशेश्वर स्थान झील, ये है आपका कुशेश्वर स्थान पर ही प्रखंड में, कुशेश्वर प्रखंड ये दरभंगा में पड़ता है। इसका जो है ना
शरद ऋतु में जो क्षेत्र है 20 वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन यही वर्षा होता है तो क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि ये 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में हो जाता है। ये प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी है। ये आगे है दोस्तों कि जगतपुर झील जो है ना कहाँ है देखें तो आपका भागलपुर में है जगतपुर झील। याद रखेगा, ये नया झील आप लोग पढ़ रहे होंगे, जगतपुर झील। ये वर्षा ऋतु में 400 हेक्टेयर रहता है, लेकिन ग्रीष्म में ये घट जाता है, यानी 50 हेक्टेयर रह जाता है। इसके बाद इसमें जो है पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोगाबिल झील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है दोस्तों। गोगाबिल इस बार बन सकता है क्वेश्चन। गोगाबिल को घोगा झील बोलते हैं या घोगा चाप बोलते हैं। ये अवस्थित है मनिहारी में। याद रखें, कटिहार के मनिहारी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह पूछा जाएगा। मनिहारी में है कटिहार के। उसके बाद इसका क्षेत्र 5 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र है। और जल स्रोत जो है ये वर्षा और महानंदा नदी है, उससे ये इसमें पानी आती है। कहाँ जो गोगाबिल झील है या घोगाबिल झील है कटिहार में, उसमें। आगे है दोस्तों सिमरिया बख्तियारपुर झील। तो सिमरिया बख्तियारपुर जो झील है ये सारण जिला में है, याद रखेगा, सारण जिला में। और आकृति घोड़े की नाल जैसी आकृति है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस झील का आकृति जो है ना घोड़े के नाल जैसी है, तो सिमरिया बख्तियारपुर झील का। और ये जो है जो संगठक झीलें हैं, जमुनिया, गोबरा, कुमीबा तथा सरदिया, ये सब इसका संगठक झील है। अब देखते हैं दोस्तों आगे सिंचाई परियोजना। सिंचाई व्यवस्था देखा जाए तो ये देखिए 2020-21 का रिपोर्ट है। इसमें देखा जाए कि चरम सिंचाई क्षमता जो है ना 117.54 लाख हेक्टेयर है। उसके अंदर सृजित सिंचाई क्षमता जो है ना 80.91 लाख हेक्टेयर है। आगे है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है ये बृहद एवं माध्यम सिंचाई क्षमता। बृहद एवं माध्यम सिंचाई क्षमता देखा जाए तो चरम सिंचाई क्षमता जो है इसका 54 लाख हेक्टेयर, याद रखेगा, यानी 53.53 लाख हेक्टेयर है। उसका मतलब सृजित सिंचाई क्षमता जो है ना इसका 37.15 लाख हेक्टेयर है। और नवीन योजना इससे क्या क्या बना है तो दुर्गावती जलाशय परियोजना बनाया गया है, पश्चिमी कोसी परियोजना है, बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना है, और चोकन सिंचाई योजना जो है ना ये नवीनतम योजनाएं हैं। तो याद रखिएगा ये सब योजना सिंचाई परियोजना से संबंधित है। आगे है दोस्तों कि इसमें है कि लघु सिंचाई में जो है कि चरम सिंचाई क्षमता यानी कि 64.01 लाख हेक्टेयर है। उसका अंदर जो सृजित सिंचाई क्षमता है 44.76 लाख हेक्टेयर है, जो 69.9% है। बिहार की प्रमुख नहर परियोजना देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है तो बिहार के प्रमुख नदी सिंचाई क्षेत्र में 3.6% योगदान है। यानी कि सिंचाई क्षेत्र में जो है ना बिहार में सिंचित क्षेत्र में जो 30.6% योगदान है। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है रोहतास का है, जो नहर परियोजना से है, नहर से याद रखेगा ये। और सबसे ज़्यादा बिहार में 36% है योगदान इसका नहर का। उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक रोहतास का है, 3.72 लाख हेक्टेयर जो है ना ये सिंचित करता है। और उसके बाद है सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम जो है सीवर का है, यानी 0.26 लाख हेक्टेयर है। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र में रोहतास हो गया 2.8 लाख हेक्टेयर है। और उसके बाद में आपका चंपारण हो जाएगा 1.85 लाख हेक्टेयर। और उसके बाद औरंगाबाद 1.44 लाख हेक्टेयर है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं इसमें कोसी नदी के बाद देखते हैं। कोसी नदी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोसी नदी यहाँ पे है, जो है बांध बनाया गया है इसमें, फंसते बांध हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल में है। या देखिए फंसते बांध है एक हनुमान नगर अवरोध बांध जो है नेपाल में है। ये बांध है कोसी नदी पर। इसमें देखा जाए कि प्रमुख नहर कौन कौन सा है तो इसमें नहर है इसमें नहर देखें तो
पूर्वी कोसी नहर, इससे जो लाभ होता है, कौन कौन सा जिला लाभ प्राप्त करता है, तो सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है और खगड़िया है। ये जो है ना पूर्वी कोसी नहर से ये सब अपना ये पानी यूज करता है, लाभान्वित होता है। उसके बाद पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा और मधुबनी हो जाएगा। ये सब जिला जो है ना इससे लाभ हासिल करता है। उसके बाद में देखें दोस्तों तो छपरा नहर छोड़े छतरा नहर जो है नेपाल का मोरांग क्षेत्र में जो है ना छतरा नहर है। उसके बाद में गंडक नदी परियोजना, देखिए अब गंडक नदी परियोजना आ गया है। गंडक नदी परियोजना के देखते हैं। ये परियोजना जो है मुख्य पश्चिमी नहर है। ये मुख्य पश्चिमी नहर की लंबाई जो है 200 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल को ये लाभान्वित करता है, जो मुख्य पश्चिमी नहर है। उसके बाद पूर्वी नहर है। पूर्वी नहर किसको लाभान्वित करता है, तो देखिए यहाँ पे पूर्वी नहर है, इसका लंबाई जो है 293 किलोमीटर है। अन्य नाम इसका जो है तिरहुत नहर है। ये पूर्वी नहर को तिरहुत नहर बोलते हैं। इसका विस्तार जो देखा जाए मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर में इसका विस्तार है। तो ये सब नहर है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सोन नहर है। सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना है सोन नदी परियोजना। इसका स्थापना 1876 में किया गया था। उद्गम जो है ना डेयरी जो रोहतास है वहाँ से होता है। अब देखिए ये नदी परियोजना जो है आपका प्रमुख नहरें जो है इस पर बनाया गया है। तो पश्चिमी सोन नदी परियोजना, तो ये पश्चिमी नहर जो है डेयरी नाम से जाना जाता है पश्चिमी नहर को, और सोन नदी का बायां तट है। ये लाभान्वित जो क्षेत्र है, जिला है, रोहतास है, भभुआ है, भोजपुर है, बक्सर है, ये डेयरी से ये सब लाभान्वित होता है, जिसको पश्चिमी सोन नहर बोलते हैं। इसका याद रखेगा स्थापना 1876 में। पूर्वी सोन से जो है ना देखिए पूर्वी सोन का क्या है भूमिका, तो पूर्वी सोन नहर जो है ये उद्गम वारुण है और सोन नदी का ये दाहिनी तट को वारुण बोलते हैं, और इससे जो लंबाई कुल है 126 किलोमीटर है। ये मुहाना गंगा है, पटना के निकट उसका मुहाना है। उसके बाद लाभान्वित होता है इससे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना, ये सब लाभान्वित होता है वरुण से, जो जिसको पूर्वी भाग बोलते हैं। पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, तो डेरी बोलते हैं, और पूर्वी भाग को वारुण बोलते हैं। अब त्रिवेणी नहर है याद दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहर है, याद रखिएगा त्रिवेणी नहर। इसका निर्माण 1907 में हुआ था। उद्गम स्थल जो है ना गंडक नदी त्रिवेणी एवं पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी नामक स्थान पर ही है, और गंडक नदी से ये इसको नहर को निकाला गया है। और लाभान्वित जो है ना पश्चिमी चंपारण होता है, इससे लाभान्वित केवल पश्चिमी चंपारण होता है। इस पर देखें कि अन्य सिंचाई परियोजना जो है मैंने सिंचाई योजना, जिसमें चंदन जलाशय योजना है भागलपुर में, बद्दुआ जलाशय योजना जो है ना भागलपुर और मुंगेर दोनों जगह पर है, और मूसाखंड जो सिंचाई परियोजना है मूसाखंड, ये कैमूर में है। तो ये सब परियोजना याद रखिएगा कौन कहाँ है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे देखिए यहाँ पे त्यूर नहर है, याद रखिएगा त्यूर नहर, जिसको ढाका नहर भी बोलते हैं, त्यूर को ढाका नहर बोलते हैं। लाभान्वित पश्चिमी जिला जो है पूर्वी चंपारण है, लाभान्वित पूर्वी चंपारण है। ये उद्गम जो है ना ललबकिया एवं त्यूर नदी, गंडक की सहायक नदी जो है ना ये त्यूर नदी, वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। आगे है दोस्तों यहाँ कमला नहर, तो कमला नहर के बारे में देखते हैं। तो ये इसका उद्गम है जो कमला नदी से होता है, दरभंगा जिला के उत्तर से होता है ये, और लाभान्वित है दरभंगा और मधुबनी, ये इसीलिए दरभंगा मधुबनी ये लाभान्वित है। इसी कमला को जो है ना इसका पवित्र नदी बोलते हैं मिथिला का। आगे है दोस्तों कि सकरी नहर, सकरी नहर जो है ना इसका निर्माण 1950 में हुआ था, और ये सकरी नदी से निकलती है और लाभान्वित है गया, नवादा और नालंदा, ये सब जिला जो है लाभान्वित है। उसके बाद प्रमुख अन्य नहर देखें तो एक है दुर्गावती जलाशय परियोजना, ये दुर्गावती नदी पर है। लाभान्वित राज्य जो है मैंने जिला कैमूर और रोहतास इससे लाभान्वित होता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे बरनार परियोजना, तो बरनार परियोजना बरनारे नदी पर है। लाभान्वित जो है जमुई, ये वो है बरनार परियोजना, याद रखिएगा कौन लाभान्वित होता है, जमुई, केवल जमुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक वाला पूछ लेता है दोस्तों। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे है कि एक है बागमती परियोजना। बागमती परियोजना जो बागमती नदी पर है, और ये सीतामढ़ी में स्टार्ट होता है।
लाभान्वित जिला सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और शिवहर, ये 4 जिला जो है ना लाभान्वित होता है। आगे दोस्तों जल विद्युत परियोजना देख लीजिए। प्रमुख जल विद्युत परियोजना अभी नवीनतम बना है वो है, तो इसमें देखा जाए तो डेयरी है रोहतास में, वरुण है औरंगाबाद में, वाल्मीकि है आपका पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद कटैया है सुपौल में, अगनूर है अरवल में, नासरी जो है रोहतास में है, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण में हम लोग पढ़े हैं, श्रीखंडी जो है ना रोहतास में है, बेलसार अरवल में है, और बेबारी रोहतास में है, और जैनागढ़ा जो है आपका रोहतास में है, जैनागढ़ा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नलकूप देखिए, नलकूप से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है नलकूप जो है कुल सिंचित क्षेत्र जो है ना, ये सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है बिहार में। सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा नलकूप है, जिसमें 64% लगभग 63.9% यानी 64% के आसपास जो है ना नलकूप से खेती होता है बिहार में। यहाँ पे सर्वाधिक जो सिंचाई होता है दोस्तों, सर्वाधिक देखा जाए कि सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्वी चंपारण इससे करता है। उधर हम लोग नहर से पढ़े थे, नहर से रोहतास सबसे ज़्यादा और नलकूप से सबसे ज़्यादा समस्तीपुर, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में करता है आपका नलकूप से। आगे तालाब से, तालाब देखा जाए दोस्तों तो तालाब में आपका हो जाएगा कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9% तालाब है। लाभ जो देखा जाए लगभग है 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है आपका तालाब से। आगे देखा जाए कि सर्वाधिक सिंचाई का जो घटक है दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, सिवान, इस समय ये आपका तालाब से खेती होता है 1.9%, याद रखिएगा। पाइन जो है ना, ये प्राचीन काल में पाइन का यूज किया जाता था। ये क्या है दोस्तों देखते हैं हम लोग। ये पाइन जो है आपका कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली है, माने कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली है। और इसमें क्या है कि अत्यंत प्राचीन मौर्यकालीन, ये प्राचीन है, माने पाइन जो है प्राचीन, ये मौर्यकालीन है, बहुत पुराना। और इससे जो लाभान्वित यानी कि इसका प्रयोग जो करता है गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जिला, ये सब इसका प्रयोग करता है। उसके बाद है कि प्रमुख भाग में देखा जाए देखिए तो ये पाइन का मुहाना को क्या बोलते हैं, तो आहार बोलते हैं। देख लीजिए पाइन का मुहाना को आहार बोलते हैं। और करहास जो था ये खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा होती थी, इसको करहास बोलते थे, सबसे छोटी शाखा को करहास बोलते थे। आगे है दोस्तों बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना को हम लोग देखेंगे तो ये देखिए कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ये नेपाल बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए बिहार यानी भारत और नेपाल के बीच में समझौता 1954 में हुआ था। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का 1959 में, और निर्माण कार्य पूरा हो गया था 63 में। उसके बाद कोसी पूर्वी नहर विद्युत गिरी की स्थापना जो है 1978 में हुआ था। ये 1978 में पूर्वी विद्युत गिरी का स्थापना हुआ था। मुख्य उद्देश्य जो था कि बाढ़ नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण करना। उसके बाद में जो परियोजना है दोस्तों, ये परियोजना के देखते हैं कि परियोजना के चरण, प्रथम चरण में क्या है कि नेपाल हनुमानगढ़ में बांध का निर्माण किया गया था। इसके तहत पूर्वी कोसी जो है ना 44 किलोमीटर निर्माण किया गया। दूसरे चरण में क्या है, प्रथम चरण पर ही द्वितीय चरण देखते हैं। तो द्वितीय चरण में कि पश्चिमी कोसी नहर 113 किलोमीटर का निर्माण किया गया इसके तहत। अब है दोस्तों कि अब सोन नदी परियोजना है। इसके बाद ये देखते हैं गंडक है ना, गंडक इसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा गंडक अब ये पढ़ लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये है दोस्तों गंडक परियोजना। गंडक नदी परियोजना जो है यहाँ से देखिए, गंडक नदी परियोजना से लाभान्वित है उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल संयुक्त परियोजना है। ये भारत और नेपाल के बीच में समझौता 1959 में हुआ था। योजना आयोग द्वारा परियोजना मंजूरी जो है ना, योजना आयोग 1961 में परियोजना को मंजूरी दिया था। जल विद्युत परियोजना का स्थापना जो है पश्चिमी चंपारण में हुआ है, पश्चिमी चंपारण जिला में। आगे है दोस्तों कि ये जो है
पूर्वी गंडक जो नदी नहर परियोजना है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें मुजफ्फरपुर लाभान्वित होता है, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान, ये सब जिला जो है पूर्वी गंडक नहर से ये लाभान्वित होता है। उसके बाद है दोस्तों अन्य नहर जो है ना, अन्य नाम जो है ना पूर्वीय नहर का अन्य नाम तिरहुत नहर है, जो उधर हम लोग पढ़े थे तिरहुत नहर। ये गंडक नदी का समांतर प्रवाह होता है, यानी गंडक जिस तरह बहती है उस जगह जो है तिरहुत नहर बहता है, मैंने बहती है। आगे है दोस्तों कि मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना। अब मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना है, देखिए ये था आपका पूर्वी गंडक नहर परियोजना, ये है पश्चिमी, ठीक है। पश्चिमी पहले याद रखिएगा, ये पश्चिमी में कौन कौन है। इसका लंबाई 200 किलोमीटर है, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला भाग देखा जाए जिससे जिला लाभान्वित होता है, देवरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है और ये महाराजगंज हो गया, उत्तर प्रदेश से इससे लाभान्वित होता है। दूसरा में देखा जाए तो सारण, सिवान, गोपालगंज जो बिहार लाभान्वित होता है। तीसरा में आपका हो जाएगा भैरवा जो नेपाल लाभान्वित होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि उसके अलावा वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बांध बनाया गया है, याद रखिएगा वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बांध बनाया गया है। आगे है दोस्तों सोन नदी परियोजना। तो सोन नदी परियोजना हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखिएगा सोन नदी परियोजना सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। सोन बैराज और इंद्रावती जिसको कदवन या बैराज नामक जलाशय का निर्माण इस बहुउद्देशीय परियोजना से हुआ है, ठीक है। उसके बाद में विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज जो है ये आपका है ये सोन बैराज है, चौथा सबसे बड़ा बैराज सोन बैराज है, जो 1407 मीटर इसका मीटर लंबाई है। उसके बाद में इसका निर्माण जो है ना 1960 में हुआ था, पूर्ण हुआ था 1965 में, यानी 5 साल के बाद। आगे है कि इसमें जो है इसमें है दोस्तों कि नहर का जो पश्चिमी सोन नहर है इसका शाखाएं जो है आपका बक्सर, आरा और चौसा नहर जो है ना ये इसका शाखाएं है। पूर्वी जो है पूर्वी पूर्वी है सोन नहर, ठीक है। पश्चिमी सोन नहर जो है कि बक्सर, आरा और तथा चौसा नहर है, और उसके बाद में ये सब प्रमुख नहर है। उसके बाद में पूर्वी में आपका सोन नहर हो गया। आगे है दोस्तों कि जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है इसमें। तो वरुण जल विद्युत केंद्र जो है ये 303 मेगावाट क्षमता वाला 1996 में इसको स्थापित किया गया था, ये इतना उत्पादन करता है। उसमें डेयरी जल विद्युत परियोजना है, डेयरी जो 6.6 मेगावाट क्षमता वाला है, और ये 1993 में इसको स्थापित किया गया था। आगे है दोस्तों देखिए बिहार की जलवायु। अब बिहार की जलवायु को हम लोग देखते हैं, तो देखिए ऐसे हमेशा इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिहार की जलवायु का वर्गीकरण। तो देखिए उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी, यानी उपोष्ण होगा तैयो सही होगा और मानसूनी बोलेगा तैयो सही होगा। बिहार का जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। इसमें क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। कोपेन के अनुसार जो है CWG, ये CWG में गंगा रहे तो गंगा तुल्य, यानी बिहार के मध्य वाला जो भाग है उसमें गंगा तुल्य जो क्षेत्र है उसको ये कोपेन अनुसार इसको संकेत किया है CWG में। और CWA ये उत्तरी बिहार और किशनगंज जो क्षेत्र है इस सबको दर्शाया गया है। इसके अलावा जो है ना CWA में आपका ये उत्तर प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, इस सबको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार को इस सबको दर्शाया गया है CWA में, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है कि आपका किशनगंज बोले हैं, पश्चिमी चंपारण बोले हैं, जोगबनी वगैरह और यही सब आता है। उसमें CSA एस लगे तो साउथ, याद रखिएगा, दक्षिण बिहार का पटना, गंगा, मुंगेर, जहानाबाद, ये सब अगर पर्सनली पूछ देगा कि CSA के अंतर्गत कोपेन ने जो बिहार के जलवायु को बांटा है वो किस क्षेत्र का है, तब पटना हो जाएगा, गया, मुंगेर, जहानाबाद। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा दोस्तों, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। अब चलते हैं हम लोग कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो है ना ये ग्रीष्मकालीन तूफान आता है, इससे प्रभावित होता है। इसके अलावा जो है कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से भी ये प्रभावित होता है। उसके बंगाल के खाड़ी से के समीप होने का कारण भी प्रभावित होता है, और ये हिमालय के निकट होने के कारण भी
बिहार की जलवायु प्रभावित होता है। उसके बाद में दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा ऊंचावच होने के कारण भी प्रभावित होता है और काल वैशाखी के कारण भी बिहार का जलवायु प्रभावित होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ से है कि बिहार की प्रमुख ऋतु। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिहार की प्रमुख जो ऋतुएं हैं, इस 3 ऋतु हैं बिहार के, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु है, यानी शीत ऋतु है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु, तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु का स्थिति क्या है, तो यहाँ पे देखें तो ये काल हो गया। काल देखा जाए तो मार्च से मध्य जून तक जो है ना, ये ग्रीष्म ऋतु होता है। मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु, और इसमें लू वगैरह प्रवाह होता है, माने कि लू अधिक मात्रा में चलता है। सबसे गर्म स्थान जो है ना उस समय गया को देखा जाता है। न्यूज में भी आप लोग सुनते हैं कि सबसे गर्मी जो है गया में पड़ रहा है। मानसून के पहले स्थानीय तूफान, ओलावृष्टि। अब इसमें क्या होता है, मानसून प्रभावित होता है और इसमें जो है ना पहले ही हवा वगैरह तूफान चलता है और ओला गिरने लगता है, यानी वर्षा गिरने से पहले ओला गिरने लगता है। ऐसा खास तौर पर देखा गया है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बिहार में जो है ना वर्षा ऋतु देखते हैं। अब जो है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु देखते हैं, तो इसका काल देखा जाता है मध्य जून से, यानी कि मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। यहाँ देखिएगा दोस्तों, जो हम लोग शुरू किए थे मार्च से मध्य जून तक था, और ये ग्रीष्म ऋतु था, और ये मध्य जून से, जैसे मध्य जून में समाप्त हुआ, अब मध्य जून से ये वर्षा ऋतु स्टार्ट होगा, तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक चलेगा ये। अब देखिए कि ये क्या है, तो इसमें सर्वाधिक वर्षा होगा, और ये जो है ना कब होगा, ये मध्य जून तक होगा, ठीक है। इसका जो है इसमें वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होगा, ठीक है। तो ये सर्वाधिक वर्षा जो होगा जून से अक्टूबर के बीच में, सबसे ज़्यादा कब होगा वर्षा बिहार में, तो ये जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होगा। किस माह में, तो जुलाई से अगस्त में, यानी कि जुलाई से अगस्त में। उसके बाद देखा जाए कि सर्वाधिक जो वर्षा होता है दोस्तों, ये किशनगंज में होता है। इसके कारण सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, लेकिन अभी देखा गया कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में वर्षा हुआ है, और सबसे कम जो है ना अरवल में, जो इसमें भी दिया है नवीनतम रिपोर्ट में, अरवल में। इससे औरंगाबाद में होता है सबसे कम, और सबसे अधिक किशनगंज में। देखा जाए कि यहाँ वर्षा का कारण जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। और बिहार में जो है ना, पूर्वी बिहार में जो दक्षिण जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये 8 जून को आता है, और पश्चिमी बिहार में ये 15 जून को आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये। पश्चिमी बिहार में 15 जून को, और पूर्वी में 8 जून को होता है। आगे चलते हैं दोस्तों शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या है देखें, तो शीत ऋतु में क्या होता है, तो ये मध्य अक्टूबर से फरवरी तक ये समय रहता है, इसका काल देखा जाए तो। और सर्वाधिक ठंडा इसी समय में, किस समय में, तो दिसंबर से जनवरी में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ये ठंडा पड़ता है। दिसंबर से जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडा, यानी इसको पाला बोलते हैं, पाला पड़ता है ये। पर्वतीय तराई एवं दक्षिण के पठारी क्षेत्र में भी, और ही क्षेत्र में ज़्यादा होता है। इसके बाद में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना शीत ऋतु में वर्षा जो है ना बहुत कम होता है, यानी कि 5 से 10 सेमी वर्षा होता है शीत ऋतु में बिहार में। आगे देखिए दोस्तों कि बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट, तो वन स्थिति रिपोर्ट अभी फिलहाल देख लेते हैं हम लोग। ये जो है देखिए वनावरण, तो गैर वन क्षेत्र जो है ना 91.91 है, यानी कि 91.91 है। और उसके अंदर अति संघनन क्षेत्र में 333.42 किलोमीटर स्क्वायर में है, लेकिन ये 0.35 है, याद रखिएगा इतना है। और खुले वन 4% है। गैर वन में उधर बताए हैं 91.91। उसका अति संघनन में आपका 0.35 यानी कि 333.42 किलोमीटर वर्ग में है। खुले वन जो है ना आपका 4% बताए हैं, 4%, यानी कि आपका 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर में है। और मध्य संघनन क्षेत्र में आपका 3285.83 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। ये जो है आपका 3.49%, याद रखिएगा, ये मध्य संघनन प्रतिशत है, लगभग 4% के आसपास। उसके बाद देखा जाए कि कुल वातावरण में है दोस्तों, तो 81% याद रखिएगा, मैंने कि ये 7381 यानी 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो प्रतिशत है, ये कुल वन बिहार में जो पाया जाता है 7.84% है। और झाड़िया जो है ना बिहार में
2.5% है, यानी कि 235.89 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये सब हो गया वन। अब देखिए दोस्तों, ये वन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है, न्यूनतम वन। देखिए न्यूनतम वन कहाँ पाया जाता है, अधिकतम कहाँ पाया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे कम जो है ना आपका शेखपुरा में पाया जाता है 0.71%। उसके बाद बक्सर में हो गया और सीवान में, दोनों में सेम सेम पाया जाता है। उससे ज़्यादा आपका गोपालगंज में, फिर जहानाबाद में होता है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जो वन है, बिहार में सर्वाधिक वन, देखिए बिहार में मैंने सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है, तो वनावरण में आपका कैमूर है, यानी कि याद रखिएगा 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर में ये कैमूर नंबर 1 है वनावरण में। दूसरे नंबर पर आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, तीसरे नंबर पर रोहतास हो जाएगा, चौथा नंबर पर जमुई हो जाएगा। तो ये सब वनावरण में देखा जाए तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई हो गया। न्यूनतम में आपका हो जाएगा वनावरण में, न्यूनतम में आपका हो जाएगा शेखपुरा, 1.91% है, एक मैंने किलोमीटर में है स्क्वायर में। शेखपुरा हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, जहानाबाद होगा, बक्सर हो जाएगा। तो ये सबसे कम वाला हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत। अब प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत में कैमूर ही आगे है 31.56%, यानी कि 31.5% में कैमूर को है। उसके बाद जमुई है, उसके बाद में नवादा है, फिर मुंगेर है। तो ये प्रतिशत में आपका याद रखिएगा, कैमूर के बाद में जमुई, फिर नवादा और मुंगेर है। आगे देखते हैं कुछ वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण वाला। तो ये है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये पटना में है। चिड़ियाघर सफारी जो बन रहा है राजगीर में बना है, जरूर जाइए वहाँ, देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है। उसके अंदर विक्रम सिंह डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन जो अभयारण्य है, ये आपका भागलपुर में है। राजकीय वन्य पक्षी संरक्षण ये गया में बना है। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान, वन प्रशिक्षण संस्थान ये गया में। तो ये सब याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। आगे है दोस्तों, अब देखिए 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा बांका में वृद्धि हुआ है, उस जमुई में हुआ है, फिर गया में हुआ है। इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे आगे। उसके बाद है दोस्तों कि 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक हानि कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कैमूर में हुआ है। सबसे ज़्यादा जहाँ है वहीं पे सबसे ज़्यादा हानि हुआ है, यानी कि -4.83% हुआ है। दूसरे नंबर पर सुपौल में हुआ है, तीसरे नंबर पर रोहतास में हुआ है। आगे है दोस्तों, आगे है कि बिहार में अति संघनन वन वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा संघनन वाला पूछेगा तो आप पश्चिमी चंपारण हो जाएगा संघनन में। पश्चिमी चंपारण 249.34 किलोमीटर स्क्वायर में है। उसके बाद अति संघनन में रोहतास मुंगेर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण के बाद मुंगेर हो जाएगा, फिर जमुई हो जाएगा, फिर लखीसराय हो जाएगा। ये लखीसराय हो गया, फिर 5वें नंबर पर रोहतास हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब अति संघनन वाला क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर, यहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव तथा पक्षी अभयारण्य। तो राष्ट्रीय पार्क देखा जाए तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, जो वाल्मीकि बांध शरणार्थी प्रमंडल 1 और प्रमंडल 2 पश्चिमी चंपारण, ये सब है। ये हो गया आपका 1, 2 जो प्रमंडल है वाल्मीकि नगर जो शरण स्थली है, जो प्रमंडल 1 और 2 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नगर ये पश्चिमी चंपारण में है। आगे है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 335.64 वर्ग किलोमीटर है। आगे है दोस्तों कि वन्य जीव अभयारण्य। अब देखिए यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य दिया है, तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, वाल्मीकि वन्य जीव शरण स्थली जो प्रमंडल 1, 2 में है, पश्चिमी चंपारण में 880.78 वर्ग किलोमीटर में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य तो आपको पता है गया में है। उसके बाद ये भीम बांध परियोजना जो मुंगेर में है, याद रखिएगा। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण में। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दरोगा वाला में पूछा हुआ था, भीम बांध वाला था आपका बीपीएससी में पूछा है, कई सारे एग्जाम में आया है ये सब। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य भी पूछा है, ये सब ध्यान दीजिएगा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वाला जो है रोहतास में है, याद रखिएगा। कैमूर रोहतास दोनों में है। और राजगीर ये सबसे बड़ा है वन्य जीव अभयारण्य में।
कैमूर रोहतास वाला वन्यजीव अभयारण्य, मैंने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य दोनों में है, कैमूर और रोहतास में सबसे बड़ा है ये, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया 1784.73 वन्यजीव अभयारण्य, ये इतना बड़ा है। उसके अंदर पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है, यानी कि राजगीर में है। उसके बाद विक्रम गंगे डॉल्फिन अभयारण्य हो गया, भागलपुर में गंगा नदी पर है ये। उसके बाद रजौली याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, रजौली नवादा में है वन्यजीव अभयारण्य। आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं पक्षी अभयारण्य। तो पक्षी अभयारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पे देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पे है बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, वैशाली में है, बरैला वाला याद रखिएगा। उसके बाद इसका ये सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, 197.91 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद कुशेश्वर स्थान जो पक्षी अभयारण्य है, मिथिला क्षेत्र दरभंगा में, ये हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद में आपका नागी डैम पक्षी अभयारण्य हो गया जमुई में, और नकटी डैम भी पक्षी अभयारण्य जमुई में हो गया। उसके बाद कांवर झील पक्षी अभयारण्य भी हो गया, बेगूसराय में हो गया, याद रखिएगा, कांवर ताल वाला। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं। देखिए ये परीक्षा दृष्टि से इसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद उसको देखेंगे। देखिए बिहार में, अच्छा इसको देख लेते हैं एक मिनट, परीक्षा दृष्टि से है दोस्तों। तो ये उदयपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये बेतिया में है। उदयपुर जो पक्षी अभयारण्य है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो ये बेतिया में है। आगे है दोस्तों कि राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2006 में स्टार्ट हुआ था बिहार में। बिहार की पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? बिहार में जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है, तो पटना में डॉल्फिन बोला। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे दोस्तों बिहार में वनोत्पादन आधारित उद्योग, तो वन उत्पादन आधारित उद्योग है, तो देखिए जैसे प्लाईवुड का जो निर्माण होता है, ये बेतिया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में, याद रखिएगा हाजीपुर में भी है ये। आगे है कि कत्था उद्योग, तो ये बेतिया में कत्था उद्योग हो गया। और गत्ता उद्योग जो है ना, ये समस्तीपुर और दरभंगा में गत्ता उद्योग है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों प्राकृतिक प्रमुख स्थलाकृति एवं प्राकृतिक स्थल, तो इसको देखें तो बिहार का मैप है, देख लीजिए ये बिहार का मैप को अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। देख लीजिए यहाँ पे जो दिया है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। देखिए पश्चिमी चंपारण में है, ये पश्चिमी चंपारण हो गया, ये पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य हो गया, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य हो गया, और वाल्मीकि नंदनगढ़ महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। उसके बाद में बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में, यहाँ पे ये देख लीजिए। उसके बाद में है पटना में आपका संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है ना आपका, पशु मेला सोनपुर में लगता है, ये सोनपुर तो आपका सारण में है लगभग, ये पटना ही दे रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका ये कैमूर है, कैमूर दुर्गावती जलप्रपात यहीं पे है, दुर्गावती नदी पर है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। अनुपम झील याद रखिएगा, ये कैमूर में ही है। उसके अलावा गया की बात करें तो दशरथ माझी लोक उत्सव जो है ना गया में मनाया जाता है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य जो है ना गया में है, नवादा हो गया ये। और यहाँ का कोलत जलप्रपात है, नागी नकटी जो पक्षी डैम है, ये अभयारण्य है, वो जमुई में है। इसके अलावा है दोस्तों गोगाबिल, हम लोग पढ़े हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है, गोगाबिल आपका कटिहार में है। इसके अलावा विक्रम गंगे डॉल्फिन भी भागलपुर में है। उसके बाद मुंगेर में जो है ना भीम बांध अभयारण्य है, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सब जो जल कुंड है आपका मुंगेर में है। तो ये सब महत्वपूर्ण मैप से संबंधित क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं बिहार की प्रमुख वन उपज में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ ये सेमल है, ये सेमर भोजपुरी में सेमर बोलते हैं इसको दोस्तों, याद रखिएगा। ये सेमर है, सेमर का फूल जो है इसको गुल्ला फूल है, और इससे बहुत लोग खेले होंगे बचपन में, हम लोग भी खेले थे। इसका जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है ये सेमर, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम है इसका बम्बैक्स सेइबा, बम्बैक्स सेइबा जो है ना, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया सेमर का। इसका जो फूल का रंग होता है लाल होता है,
अन्य नाम जो है ना कॉटन ट्री बोलते हैं, यानी कि सेमर के फूल सेमर को जो है कॉटन ट्री बोलते हैं। और इसका जो है ना प्रमुख उत्पाद जो है लकड़ी और रुई, इससे लकड़ी भी और रुई उत्पादित किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र में तराई क्षेत्र में ये अधिक मात्रा में होता है आपका सेमल का पेड़। आगे है दोस्तों, यहाँ पे शीशम है। देखिए शीशम, तो शीशम के पेड़ के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ शीशम है और इसका वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया शिशु है। डलबर्जिया शिशु उत्पाद है लकड़ी, पत्तियाँ और जड़ें इसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र न दक्षिण पूर्वी बिहार में है। दक्षिण पूर्वी बिहार में ये मिलता है, यानी कि आपका भागलपुर साइड में। ये पर्णपाती वन कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे है साल वृक्ष। साल वृक्ष इसको साखू वृक्ष या सखुआ का वृक्ष बोलते हैं। और इससे मैंने कि जो भी वस्तु बनाया जाता है बहुत मजबूती होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सूर्या रोबेस्टा, सूर्या रोबेस्टा है। और उत्पादन जो है ये राल, धूपबत्ती, औषधि, यानी धूपबत्ती औषधि, लकड़ी जो लकड़ी भी है। इससे इसका लकड़ी से क्या होता है, सखुआ के लकड़ी से रेल लाइन, स्लीपर और पानी वाले जहाज आदि का निर्माण सखुआ के लकड़ी से किया जाता है। ये बहुत मजबूत लकड़ी होता है। इसको ये जो है ना दोस्तों, ये बीजपत्री और आर्द्र पर्णपाती वृक्ष होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र जो है ना पूर्णिया है, सहरसा है, अररिया है, किशनगंज है और चंपारण है। इस सब क्षेत्र में आपका ये लकड़ी पाया जाता है, सखुआ का लकड़ी। आगे है, यहाँ देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ टसर। टसर क्या है, तो ये रेशम का प्रकार टसर बोलते हैं। रेशम के प्रकार को टसर बोलते हैं। ये भागलपुर क्षेत्र में मेन रूप से पाया जाता है। टसर हेतु आदर्श वृक्ष जो है ना अर्जुन का वृक्ष है। अर्जुन वृक्ष जो होता है आदर्श वृक्ष है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, शीशम हम लोग देख लीजिए। यहाँ पे तून देखते हैं। तून वृक्ष क्या है, ये तून वृक्ष महोगनी परिवार का महोगनी परिवार का वृक्ष होता है। ये उत्पाद जो है लकड़ी, फर्नीचर, इससे खिलौना आदि का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है लाख। देखिए लाख है, लाख जो है ना इससे चूड़ी लहठी बनाया जाता है। इसका जो है ना वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का है। संस्कृत में लक्षा से व्युत्पन्न बोलते हैं, लक्षा से व्युत्पन्न बोलते हैं। और उपनाम इसका होगा प्रकृति का वरदान। देखिए प्रकृति का वरदान किसको बोलते हैं, तो लाख को बोलते हैं। और सूक्ष्म कीटों द्वारा इसको निर्माण किया जाता है। लाख कैसे निर्मित होता है, तो सूक्ष्म कीट द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद है दोस्तों कि प्रमुख क्षेत्र जो है बिहार और झारखंड में ये लाख मिलता है। लाख हेतु आदर्श वृक्ष जो है ना पलास है, बरगद है, गुल्लर है और कुसुम है। इस समय लाख होता है और ये जो है ना कीटों से इसका निर्माण किया जाता है। आगे दोस्तों देख लीजिए, ये जो है महत्वपूर्ण है वन स्थिति रिपोर्ट बिहार का, जो उधर हम लोग पढ़े थे। इसमें महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं ये कि जो वनावरण है, वृक्षावरण है, क्या क्या है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है, ये आपका रिपोर्ट है बिहार और भारत का जो रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में देखा जाए तो यहाँ देखिए ये रिपोर्ट, यहाँ से देखते हैं 2019 में आया था ये रिपोर्ट। बिहार में वनावरण और वृक्षावरण, वनावरण जो है ना 7381 किलोमीटर स्क्वायर में है। प्रतिशत में देखा जाए तो आपका 7.84% है। अब वृद्धि जो हुआ है आपका वनावरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। वृक्षावरण देखें तो 23 से 41 किलोमीटर स्क्वायर में है। और ये जो वृक्षावरण प्रतिशत में देखें तो 2.84% है, 2.48%। और ये जो वृद्धि किया है वो वृक्षावरण 338 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि किया है। कुल देखा जाए तो कुल जो बिहार में जो क्षेत्र है वन का, यानी कि वृक्षावरण और वनावरण, तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये प्रतिशत में आपका ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10.32%। उसके बाद में कुल जो वृद्धि हुआ है तो दोनों को जोड़िए 413 किलोमीटर स्क्वायर में हुआ है। तो ये सब वृद्धि हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम उधर बताए भी है, देख लीजिए यहाँ बढ़िया से दिया हुआ है। एक कैमूर है, कैमूर सबसे ज़्यादा है मैंने कि आपका वनावरण में। उसके बाद 2 नंबर पर आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर रोहतास हो गया। तो ये सब देख लीजिए, इसका क्षेत्र इतना इतना है। उसके बाद में है
सबसे कम में, इस सर्वाधिक में था, अधिक में सबसे कम में शेखपुरा हो गया, शेखपुरा, उसके बाद में अरवल, फिर जहानाबाद, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो सबसे अधिक जो है ना, यहाँ देख लीजिए जिला में वनावरण प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत में सबसे अधिक, अब तो कैमूर में सबसे अधिक हो गया, जमुई और नवादा, इस समय प्रतिशत में देख लीजिए 31.56% है जो कैमूर का है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, तो अब है कम, माने कि वनावरण में कम प्रतिशत में, तो शेखपुरा में सबसे कम है, शेखपुरा के बाद बक्सर हो गया, बक्सर बाद सीवान में सबसे कम है। उसके बाद में जो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, कहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ बांका में, बिहार में सबसे ज़्यादा जो वनावरण है उसका वृद्धि हुआ है, फिर जमुई में हुआ है, फिर गया में हुआ है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बांका में, फिर जमुई में, फिर गया में, ये क्रम से याद रखिएगा। जैसे भारत में देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में। आगे है दोस्तों कि यहाँ पे है कि सर्वाधिक कमी, कमी जो हुआ है ना, तो कमी में कैमूरे में जहाँ पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे सबसे कमी वहीं पे हुआ है। तो ये -4.83%, -4.83 किलोमीटर स्क्वायर में कमी हुआ है, फिर सुपौल में, फिर रोहतास में हुआ है। अब है आगे दोस्तों कि इसमें जो देखा जाए, देख लीजिए यहाँ पर कि 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, तो वनों के अंतर्गत जो प्रतिशत क्षेत्र है हम लोग उधर भी देखे हैं, तो अति संघनन वन 70%, शिखर संघनता है जो 4.5%, 333 किलोमीटर स्क्वायर में है। मध्य में हो जाएगा तो देखा जाएगा 44.5 है, यानी सबसे ज़्यादा आपका ये है खुले वन वाला है, 51 पॉइंट इतना है, जो 3762 है, ये है। उसके बाद जो देखें तो ये सब हो गया आपका। अब देख लीजिए यहाँ पे, और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले, तो बहुत घने में बोलेगा तो आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा घने वाला में, और मध्य घने वाला में भी बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण होगा, लेकिन खुला वन में बोलेगा ना तो ये कैमूर में हो जाएगा, कैमूर खुला वन में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें जो बिहार का जो भूगोल था उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया, और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैप के साथ हम बताए हैं और फिगर के साथ बताए हैं, देखिए ये सब फिगर के साथ हम बताने का आपको कोशिश की हैं। हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, हम ऐसे ही और भी वीडियो बनाएंगे। आपका पोल साइंस पर बिहार का बनाना बाकी रह गया, बाकी इतिहास बन चुका है, और ये ज्योग्राफी भी आपका बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम एनसीईआरटी का बुक भी साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं, जो बीपीएससी जो 69वीं है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद जो 17वीं बीपीएससी आएगा उसमें भी या अन्य जो भी बिहार की प्रतियोगिता है उन सभी में उन लोगों को बहुत हेल्प होगा उससे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।